प्रकृति की शक्तियां वाकई विशाल हैं। यही वो ताकत है जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, हमारी बहती नदियों को और हमारे मैदानों को आकार देती है। लेकिन सोचिए, जब यही ताकत इंसानी बस्तियों से टकराती है तो क्या होता है? तब ये विनाश का रूप ले लेती है। तो आज हम भारत को प्रभावित करने वाले इन्हीं प्राकृतिक संकटों और आपदाओं की गहराई को समझेंगे। तो यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, क्या हर भूकंप, हर चक्रवात या फिर हर भारी बारिश को हम एक आपदा कह सकते हैं? पहली बार में तो शायद जवाब हाँ ही लगे, लेकिन असल में इन दोनों में एक बहुत ही जरूरी फर्क है, और यही फर्क इन घटनाओं को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक चीज होती है संकट यानी हैजर्ड, और दूसरी होती है आपदा यानी डिजास्टर। संकट तो बस एक संभावित खतरा है। मान लीजिए समुद्र के बीच में कोई चक्रवात बन रहा है, अभी वो सिर्फ एक संकट है। लेकिन जब वही चक्रवात किसी आबादी वाले तट से टकराता है और भारी जानमाल का नुकसान करता है, तब वो एक आपदा बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपदा तब होती है जब कोई प्राकृतिक संकट किसी कमजोर या अनप्रिपेयर्ड समाज से टकराता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले संकट और आपदा के फर्क को और गहराई से जानेंगे। फिर भारत के जो प्रमुख खतरे हैं जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, उनको एक एक करके समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इनसे निपटने की तैयारी असल में होती कैसे है। चलिए शुरुआत करते हैं धरती के भीतर से आने वाली सबसे अप्रत्याशित और शक्तिशाली आपदाओं में से एक से, भूकंप। एक ऐसी घटना जो महज कुछ सेकंड में सब कुछ बदल कर रख सकती है। ये जो तस्वीर है, ये सिर्फ एक गिरी हुई इमारत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे धरती की एक छोटी सी हरकत हमारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। और ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इंसान की बनाई हुई नींव असल में कितनी नाजुक है। और भारत में ये खतरा हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं है। जरा इस नक्शे को देखिए, ये जो गहरे रंग वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र, हमारा उत्तर पूर्व और यहाँ कच्छ का इलाका, ये भूकंप के सबसे ज्यादा जोखिम वाले जोन में आते हैं। असल में होता क्या है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट पर दबाव डाल रही है, और यही तनाव, यही एनर्जी भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। अब देखिए, भूकंप का असर सिर्फ इमारतों के गिरने तक ही सीमित नहीं होता। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ सकती हैं, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड शुरू हो सकते हैं, और अगर यही भूकंप समुद्र के नीचे आ जाए तो वो सुनामी जैसी विशाल लहरें भी पैदा कर सकता है। मतलब ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक आपदा दूसरी को जन्म दे देती है। तो धरती के बाद अब रुख करते हैं समुद्र की विशाल शक्तियों की ओर। भारत की जो इतनी लंबी तट रेखा है, वो इसे दो बड़े समुद्री खतरों के लिए काफी संवेदनशील बनाती है। एक है सुनामी और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सुनामी, जिसकी जड़ें अक्सर उन्हीं भूकंपों में होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये समुद्र के नीचे पैदा होती है, और ये कोई एक लहर नहीं होती, बल्कि लहरों की एक पूरी श्रृंखला होती है जो किनारे पर पहुंचकर एक विनाशकारी रूप ले लेती है। 2004 की सुनामी इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। दूसरा बड़ा समुद्री खतरा है चक्रवात। आप इन्हें समुद्र के ऊपर बनने वाले विशाल घूमते हुए इंजन की तरह समझ सकते हैं। समुद्र की गर्मी ही इनका ईंधन होती है, और ये अपने साथ तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें लेकर आते हैं, जो तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाते हैं। इस नक्शे में साफ तौर पे दिखता है कि भारत का पूर्वी तट, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, चक्रवातों के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये राज्य अक्सर इन तूफानों का सामना करते हैं। हालांकि अरब सागर में भी चक्रवात बनते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में इनकी संख्या और इनकी तीव्रता दोनों ही कहीं ज्यादा होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसके दो बिल्कुल विपरीत चेहरे हैं। पानी, जो जीवन देता है, वही भारत में कहीं अपनी अधिकता से तो कहीं अपनी कमी से आपदा का कारण बन जाता है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ और सूखे की। ये दो तस्वीरें भारत की कहानी के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। एक तरफ पानी का प्रलय है जो सब कुछ डुबो रहा है, और दूसरी तरफ सूखी फटी हुई जमीन है जहां पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक ही है, फसलों की बर्बादी, आजीविका का नुकसान और आखिर में इंसानों की बेबसी और दुख।
और ये समस्या किसी एक कोने में नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। एक तरफ देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के ये विशाल मैदान जो लगभग हर साल बाढ़ से जूझते हैं, और फिर दूसरी तरफ हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के बड़े बड़े हिस्से जो अक्सर सूखे की मार झेलते हैं। ये भारत की मॉनसूनी जलवायु की अनिश्चितता को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, तो अब मैदानों और तटों से चलते हैं भारत के पहाड़ी इलाकों की ओर, जहां एक अलग ही तरह का खतरा मंडराता रहता है, और वो है भूस्खलन यानी पहाड़ों का खिसकना। भूस्खलन का सीधा सा मतलब है ढलान पर चट्टानों, मलबे या मिट्टी का तेजी से नीचे की ओर खिसकना। ये अक्सर भारी बारिश या भूकंप जैसी घटनाओं की वजह से होता है जो मिट्टी या चट्टानों की पकड़ को कमजोर कर देती है। ये इतना अचानक होता है कि संभलने का मौका भी नहीं देता और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। भारत में अगर देखें तो हिमालय और पश्चिमी घाट के क्षेत्र भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। हिमालय के पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी काफी युवा और अस्थिर हैं और उनकी ढलानें बहुत खड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी घाट में मॉनसून के दौरान होने वाली भारी बारिश भूस्खलन का मुख्य कारण बनती है। इन सभी खतरों के बारे में जानना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि हम इनसे निपटने के लिए कर क्या सकते हैं। और यहीं पर आता है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की भूमिका आती है। और ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं है, ये एक वैश्विक चिंता है। दुनिया भर के देशों ने मिलकर योकोहामा रणनीति जैसे फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। इसके पीछे का आइडिया बहुत सरल है। अपने दुश्मन को जानें यानी जोखिम का सही आकलन करें, हमला होने से पहले तैयारी करें यानी रोकथाम पर ध्यान दें, सबको साथ लेकर चलें मतलब जनता को जागरूक करें, और खतरे की घंटी समय पर बजाएं यानी एक मजबूत चेतावनी सिस्टम विकसित करें। हम आपदा प्रबंधन को मोटे तौर पर 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, आपदा से पहले का चरण, जिसमें तैयारी और जोखिम कम करने के उपाय शामिल हैं, जैसे सुरक्षित इमारतें बनाना। दूसरा, आपदा के दौरान का चरण यानी बचाव और राहत कार्य। और तीसरा, आपदा के बाद का चरण, जिसमें पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाता है ताकि जिंदगी वापस पटरी पर आ सके। और इस पूरे प्रयास का जो सबसे महत्वपूर्ण सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपदा आने पर प्रतिक्रिया देने की संस्कृति से आगे बढ़कर उसे रोकने और उसके लिए पहले से ही तैयार रहने की संस्कृति को अपनाना है। मतलब प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। तो अंत में एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हमारे अपने शहर या गांव के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा क्या है? क्या वो भूकंप है, बाढ़ है या कुछ और? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम व्यक्तिगत तौर पर और एक समाज के तौर पर उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जब प्रकृति अपनी ताकत दिखाती है तो हमारी तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव होती है।